नमस्कार दोस्तों, ब्लेंडर 2.90.1 ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। इस 1 घंटे की ट्यूटोरियल में ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करेंगे। इस ट्यूटोरियल के अंत में आप इस प्रकार का एक एनिमेशन कैसे करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्सचर कैसे अप्लाई करते हैं, कलर कैसे अप्लाई करते हैं, सिंपल सी चेयर कैसे मॉडलिंग करते हैं, ये तमाम बातें जानेंगे। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, मैंने टाइमलाइन मेंशन कर रखी है। जिस टॉपिक को आपको फॉलो करना है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे ब्लेंडर 2.90.1 वर्जन कैसे यूज़ करना है। ये लेटेस्ट वर्जन है और अभी जो मार्केट में अवेलेबल है 2.91 बीटा वर्जन भी अवेलेबल है। इसको डाउनलोड नहीं करना है, ये बीटा स्टेज में है। इसमें अगर आप प्रोजेक्ट करोगे तो ये बहुत क्रैश होगा, इसमें प्रोजेक्ट सेव नहीं होगा, ठीक है। तो ब्लेंडर 2.90.1 वर्जन को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में जानकारी दूंगा। यहाँ पर याद रखिए, मैंने इससे पहले ब्लेंडर 2.7 और ब्लेंडर 2.8 के ऊपर ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो ट्यूटोरियल देख चुके हैं तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। कई सारे दोस्त मुझे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर फलाना ट्यूटोरियल कहाँ पे मुझे मिलेगा, आपने बनाया नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों की इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सारे ट्यूटोरियल्स को कैटेगराइज करके मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अरेंज करके रखा है। और साथ ही साथ मेरे आने वाले ट्यूटोरियल्स और 3D मॉडलिंग रिलेटेड तरह तरह के टॉपिक के बारे में जानकारी मैं मेरे फेसबुक पेज पर शेयर करते रहता हूँ। तो आप मेरे इस फेसबुक पेज पर आइए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, यहाँ पे आपको तमाम जानकारी मिलता रहेगा। अगर कोई सवाल है आपके मन में तो आप मेरे इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, AskSawal.com। ये मेरा वेबसाइट है, ये क्वेश्चन आंसर फोरम वेबसाइट है। आप अपना सवाल यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। और आपके सवाल के जवाब मैं यहाँ पर भी देता हूँ। और साथ ही साथ कई सारे दोस्तों ने ये भी सवाल किया था कि सर ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, इसके बारे में भी थोड़ा तरीका बताइए। तो इसके बारे में जानकारी मेरे हिंदी ब्लॉगिंग साइट ज्ञानल.in पर मैं शेयर करते रहता हूँ। यहाँ पर भी आप आके चेक कर सकते हैं। मैंने कई सारे ब्लॉग आर्टिकल लिख के रखे हैं कि मेक मनी ऑनलाइन आप कैसे करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और ब्लेंडर 2.90.1 वर्जन को कैसे यूज करना है इसके बारे में मैं आप लोग को गाइड करता हूँ। आपको blender.org इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है ब्लेंडर 2.90.1। आपको 2.91 बीटा वर्जन डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। आपको यही वर्जन डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है और मैं उम्मीद करता हूँ आप कर लोगे। अगर कोई दुविधा होती है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। कई सारे दोस्त ये भी एक सवाल मुझसे पूछते हैं कि सर ब्लेंडर सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए कौन सा लैपटॉप सही रहेगा खरीदना। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, वो तमाम लैपटॉप जो बेस्ट हैं और कम दामों में अवेलेबल हैं उनकी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उन लिंक पर जाइए और उस प्रोडक्ट को चेक करिए और परचेज करिए। तो चलिए अभी लॉन्च करते हैं। दोस्तों, जब आप फर्स्ट टाइम ब्लेंडर 2.90.1 को लॉन्च करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा। स्क्रीन को हटाने के लिए हम कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। ओके, जब हम ब्लेंडर को लॉन्च करते हैं तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है। इस इंटरफेस में ये जो सेक्शन है जहाँ पे हमें एक क्यूब नज़र आ रहा है, एक कैमरा नज़र आ रहा है, एक लाइट नज़र आ रहा है, इस सेक्शन को सीन कहते हैं। एक सीन के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट मौजूद हैं उनकी जानकारी हमें इस पैनल के अंदर मिलता है, जिसको सीन कलेक्शन पैनल कहते हैं। यहाँ पर जैसे हम नज़र डालेंगे तो हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर अभी एक कैमरा ऑब्जेक्ट है, एक क्यूब ऑब्जेक्ट है, एक लाइट ऑब्जेक्ट है। याद रखिए, एक सीन के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये क्यूब एक ऑब्जेक्ट है, ये कैमरा एक ऑब्जेक्ट है और ये लाइट एक ऑब्जेक्ट है। और सीन कलेक्शन पैनल के अंदर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसमें कैमरा एक ऑब्जेक्ट है, क्यूब एक ऑब्जेक्ट है और लाइट एक ऑब्जेक्ट है। अब मान लीजिए किसी कारणवश मुझे रिक्वायरमेंट आया कि मुझे इस क्यूब को छुपाना है, तो कैसे करूँगा। यहाँ पे देखिए सीन कलेक्शन के अंदर क्यूब जो ऑब्जेक्ट है उसके राइट साइड की तरफ एक आंख जैसा सिंबल है। इसके ऊपर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे ये छुप जाएगा। अब इसको दोबारा से अनहाइड करने के लिए इसी आंख जैसे सिंबल के ऊपर जो अभी बंद जैसा नज़र आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें
नज़र आ जाएगा। किसी ऑब्जेक्ट को सीन के अंदर से डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करेंगे? बहुत आसान तरीका, पहले तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, इस कर्सर को इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा और क्लिक कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्टेड है। सीन के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट अभी सिलेक्टेड है कैसे मालूम पड़ेगा? जो हाईलाइटेड है। यहाँ पे देखिए ये ऑरेंज लाइट से हाईलाइटेड है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट अभी सिलेक्टेड है। और एक तरीका है, अगर आप सीन कलेक्शन पैनल के अंदर देखेंगे तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ब्लू जैसी पट्टी नज़र आ रही है वो ऑब्जेक्ट अभी सिलेक्टेड है। ओके, अब मुझे क्यूब को डिलीट करना है, तो मैं कैसे डिलीट करूँगा? दो तरीके हैं। पहला तरीका है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, फिर एक्स प्रेस किया, कीबोर्ड पर शॉर्टकट की है एक्स, तो मुझे दो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है और फिर मैंने डिलीट के ऊपर क्लिक कर दिया, वो डिलीट हो गया। अब चलिए मैं इसको अनडू करता हूँ। अनडू करने के लिए शॉर्टकट की है कमांड जेड अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोल जेड अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। इसको डिलीट करने का दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे मैंने माउस के जिस ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट करना चाहता हूँ उसके ऊपर माउस को रखा, राइट क्लिक किया और फिर डिलीट, और ये देखिए ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। दोबारा से अनडू कर लेता हूँ। ओके, ये तो हो गया सीन कलेक्शन पैनल के बारे में। यहाँ पे नीचे है प्रॉपर्टीज पैनल। प्रॉपर्टीज पैनल में हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे रेंडर करना हो, नहीं तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कलर सेट करना हो, नहीं तो इस ऑब्जेक्ट को एक प्रकार का फिजिकल प्रॉपर्टीज देना हो, जैसे लिक्विड लिक्विड जैसे बिहेव करे या फिर गैस जैसा बिहेव करे या फिर स्मोक जैसा बिहेव करे। इन तमाम चीज़ों का ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है। ये क्या चीज़ें हैं हम लोग आगे समझेंगे, ये बहुत ही एडवांस लेवल का टॉपिक है, इसको बाद में समझेंगे। यहाँ पर नीचे है एनिमेशन प्ले पैनल, ठीक है। तो हम लोग जो भी एनिमेशन करते हैं वो एनिमेशन कैसा हुआ उसको प्ले करने के लिए यहाँ पे ये रहा कंट्रोल्स, ये फॉरवर्ड प्ले होगा, ये बैकवर्ड प्ले होगा, और ये बाकी तमाम दूसरे जो बटन है इनके पर्पज़ अलग अलग हैं। जब हम लोग एनिमेशन के बारे में समझेंगे तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे है टूल पैनल। इस टूल पैनल में हमें कई सारे टूल्स मिलते हैं। अगर हम माउस का कर्सर किसी भी टूल के ऊपर रखते हैं तो उस टूल का नाम क्या है और उसका शॉर्टकट की क्या है उसके बारे में हमें एक पॉपअप बॉक्स के अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। तो अभी ये जो पहला टूल है वो है सिलेक्ट बॉक्स टूल और इसका शॉर्टकट की है स्पेस बार बी। उसके नीचे है कर्सर, कर्सर टूल। ये कर्सर टूल का प्रयोग क्या है हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। ये मूव टूल है, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए इस टूल का प्रयोग किया जाता है। ये रोटेट टूल है, ये स्केल टूल है और ये ट्रांसफॉर्म टूल है, ठीक है। और ये बाकी के नीचे जो दो टूल्स हैं इनका प्रयोग क्या है ये एडवांस लेवल टॉपिक है, ये फ्यूचर में चर्चा करेंगे। कई बार हमें क्या होगा कि इस कैमरे के थ्रू ऑब्जेक्ट कैसे नज़र आ रहा है, सीन कैसे नज़र आ रहा है वो देखना पड़ता है। तो वो हम लोग कैसे देखते हैं? वो हम लोग देखते हैं, व्यू में जाएंगे, फिर कैमरास के अंदर जाएंगे, फिर एक्टिव कैमरा के अंदर जाएंगे। अब हम लोग कैमरा के नज़रिए से देख रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होगा कि हम लोग कैमरे के नज़रिए से देखना चाहते हैं और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट को एडिट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, और एक पैनल को क्रिएट करना पड़ता है और एक पैनल ऐड करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं? यहाँ पे देखिए, ये एक पैनल है सीन पैनल, और सीन कलेक्शन पैनल के बीच एक गैप है। उसके ऊपर जैसे मैं माउस रखता हूँ, जो कर्सर है वो पॉइंटर से प्लस सिंबल में तब्दील हो रहा है, ठीक है। जैसे प्लस सिंबल में तब्दील हो, आप वहाँ पर क्लिक करिए और माउस को लेफ्ट की तरफ ड्रैग करिए, और ये देखिए हमारे सामने और एक पैनल आ गया। तो अब मेरे सामने एक विकल्प ये है कि मैं चाहूँ तो इस पैनल को एडिट के लिए यूज कर सकता हूँ या फिर इस पैनल को एडिट के लिए यूज कर सकता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं साइमल्टेनियसली देख सकता हूँ कि कैमरे के पर्सपेक्टिव से मुझे कैसे ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ मैं ऑब्जेक्ट को एडिट भी कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे मूव करना हो तो मैं मूव कर सकता हूँ। जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो मैं कर सकता हूँ। अब सवाल ये है कि दोनों तो अभी कैमरे के पर्सपेक्टिव से सेट हैं, इसको बाहर कैसे लाएं? बाहर लाने का बहुत सिंपल तरीका है। माउस में जो मिडिल बटन होता है उसको प्रेस करिए और मूव करिए, ये हमें कैमरा पर्सपेक्टिव से बाहर ले आएगा, ठीक है। नाइस। इस पैनल को मुझे बंद करना है, इस पैनल को मुझे बंद करना है, तो मुझे करना क्या होगा, दोबारा से मैं दोनों जॉइंट के बीच जो गैप है वहाँ पे लेके माउस के कर्सर को लेके रखूंगा। वो जो पॉइंटर सिंबल है वो प्लस सिंबल में बदल जाएगा। माउस को लेफ्ट क्लिक करूंगा और राइट की तरफ ड्रैग करूंगा। जैसे ये एरो वाला सिंबल नज़र आता है, इसका मतलब हम लोग
इस पैनल को क्लोज कर सकते हैं। अब जैसे मैं माउस छोड़ूंगा, ये देखिए वो क्लोज हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। इस सीन को मैं जूम इन और जूम आउट करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे? माउस में जो मिडिल बटन है, जो व्हील बटन है, उसको आप मूव करिए, ये जूम इन और जूम आउट होगा। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, इस क्यूब की चारों तरफ मैं देखना चाहता हूँ, तो कैसे होगा? जो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है उसकी चारों तरफ क्या क्या है वो देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? माउस का जो मिडिल बटन है उसको प्रेस करके रखिए और माउस को मूव करिए, लेफ्ट की तरफ मूव करिए, राइट की तरफ मूव करिए, तो वो उसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। सीन में हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे ऐड करते हैं? ये एक क्यूब है, मुझे और एक ऑब्जेक्ट ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए एक शॉर्टकट की है शिफ्ट ए जैसे ही प्रेस करेंगे हमारे सामने एक मेनू अपीयर होगा। इस मेनू में मैश के अंदर हम जाएंगे, हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ऐड करने के लिए, जैसे प्लेन है, क्यूब है, सर्कल है, यूवी स्फीयर है, आइकोस्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है, टोरस है, ग्रिड है और मंकी है। चलिए मैं अभी यूवी स्फीयर एक स्फीयर ऐड करके दिखाता हूँ। तो मुझे ऐड करने के लिए करना क्या होगा? यूवी स्फीयर के ऊपर माउस का पॉइंटर को रखा और फिर मैंने क्लिक कर दिया, तो देखिए एक स्फीयर यहाँ पे ऐड हो गया है, लेकिन ये हमें नज़र नहीं आ रहा। तो हम इसको देखेंगे कैसे? इसको देखने के लिए हमें करना क्या होगा? ये जो क्यूब है इसको मूव करना होगा, या फिर ये जो स्फीयर है इसको मूव करना होगा, राइट? तो कैसे मूव करेंगे? मूव करने के लिए हम लोग यूज करेंगे मूव टूल। मूव टूल, ये रहा मूव टूल। जैसे आप पॉइंटर रखते हैं तो पॉपअप बॉक्स में हमें दिखता है कि ये एक मूव टूल है, इसको क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे देखिए हमें 3 एरो मिल रहा है। जाहिर सी बात है जिस दिशा की ओर हमें मूव करना है उस एरो हट के ऊपर क्लिक करके मूव माउस को ड्रैग करना है और वो उस दिशा की ओर मूव हो जाएगा। यहाँ पे और एक बात गौर करिए, यहाँ पे जो 3 एरोज हमें नजर आ रहे हैं, ये रेड वाला एरो एक्स एक्सिस है, ये ग्रीन वाला एरो वाई एक्सिस है और ये ब्लू वाला एरो जेड एक्सिस है। अगर आपने किसी और सॉफ्टवेयर को यूज किया है उसमें एक्स वाई जेड अलग अलग हैं, इसमें अलग है, आपको ये याद रखना होगा। अब कैसे याद रखोगे कि ये रेड वाला एक्स एक्सिस है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक गिज्मो है, यहाँ पे जो रेड वाला पट्टी है, रेड वाला जो एरो है वो एक्स लिखा हुआ है, ग्रीन वाला जो लाइन है वो वाई लिखा हुआ है, ब्लू वाला जो लाइन है वो जेड लिखा लिखा हुआ है। इसका मतलब आप इससे बड़ी आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि रेड वाला लाइन जो है ये एक्स एक्सिस है, ग्रीन वाला लाइन जो है वाई एक्सिस है, ब्लू वाली लाइन जो है वो जेड एक्सिस है। कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर ये मूव कंट्रोल्स अपीयर हो रहे हैं? ये उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपीयर हो रहा है जो ऑब्जेक्ट पहले सिलेक्टेड था और फिर हम लोगों ने मूव टूल को ऑन किया। तो जब हम लोगों ने मूव टूल को इस सीन के अंदर ऑन किया उस वक्त ये स्पीयर सिलेक्टेड था, इसलिए अभी ये जो कंट्रोल है स्पीयर के ऊपर है। अगर मैं इस रेड वाली एरो हेड के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो स्पीयर मूव होगा, ना कि क्यूब। ठीक है, ओके। अब मुझे इस स्फीयर को एक्स एक्सिस में मूव करना है, तो मैंने क्या किया, रेड वाले जो एरो हेड है उसके ऊपर मैंने क्लिक करके माउस को रखा हुआ है, लेफ्ट बटन से क्लिक करके रखा हुआ है और फिर मैंने इसको ड्रैग किया। ये देखिए ये एक्स एक्सिस में मूव हुआ। पीछे लेना है तो दोबारा से मैं क्लिक करके इसको पीछे लेके जा सकता हूँ। वाई एक्सिस में इसको मूव करना है तो मैं इसको वाई एक्सिस में ऐसे मूव कर सकता हूँ। अगर मुझे जेड एक्सिस में मूव करना है तो मैं इसको ब्लू वाली जो एरो हेड है उसके ऊपर क्लिक करके मैं इसको ऊपर की तरफ मूव कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे इस क्यूब को मूव करना है तो इस क्यूब के ऊपर मुझे सिर्फ क्लिक करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा मूव टूल सिलेक्टेड है, इसलिए ये मूव कंट्रोल्स ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। ये देखिए जैसे ही मैंने क्यूब के ऊपर क्लिक किया हमें मूव टूल के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर भी मिल गए। अगर मैं क्यूब को मूव करना चाहता हूँ तो उसी तरीके से मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए अभी और एक ऑब्जेक्ट ऐड करके देखते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट ए मैश, फिर इस बार हम लोग ऐड करेंगे एक सिलेंडर। यहाँ पे आप गौर करिए जो भी ऑब्जेक्ट मैं ऐड करता हूँ वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर पर ऐड हो रहा है। अब ये सेंटर क्या है? देखिए ये एक सीन है, ये सीन एक्स वाई और जेड एक्सिस को लेके बना हुआ है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो उपस्थिति है इस सीन के अंदर हम लोग उसको एक्स वाई और जेड एक्सिस से नापते हैं। ये जो सेंटर पॉइंट है ये जीरो एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में जीरो है और जेड एक्सिस में जीरो वैल्यू है। तो ये इस सीन का डिफ़ॉल्ट सेंटर पॉइंट है। ओके, तो हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट जीरो एक्स एक्सिस पर, जीरो वाई एक्सिस पर और जीरो जेड एक्सिस पर ऐड होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो सेंटर पे ना ऐड होके मेरे जो मन मुताबिक मेरा जो दिल चाहता है
वहाँ पे ऐड हो तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमें करना क्या होगा, पहले तो ये कर्सर टूल है इसको ऑन करना होगा। जैसे हम लोग कर्सर टूल ऑन करेंगे, जो प्रीवियस टूल ऐड था वो हट जाएगा। नाइस। अब जिस जगह पे मुझे ऑब्जेक्ट ऐड करना है पहले वहाँ पे कर्सर को सेट करना होगा। चलिए मान लेते हैं मुझे यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट ऐड करना है, तो पहले कर्सर को मैं यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के लिए सिंपली मुझे करना क्या होगा, एक क्लिक। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखिए ये ऐड हो गया कर्सर पॉइंट। अब मैं इस पॉइंट पे ऐड कर सकता हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। शिफ्ट ए, फिर मैश, और फिर चलिए इस बार मैं कोन ऐड करता हूँ। ये देखिए कोन इस पॉइंट पे ऐड हुआ है। चलिए अभी आगे एक स्टेप बढ़ते हैं, मैं इस सिलेंडर को थोड़ा मूव कर लेता हूँ। अब ये देखिए कर्सर हट चुका है, राइट, अपनी जगह से हट चुका है। मुझे दोबारा वापस से कर्सर सेंटर पे चाहिए, तो उसके लिए करना क्या होगा, शिफ्ट एस। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, और ये जो कर्सर है वापस सेंटर पे चला जाएगा, ठीक है। ये सीन को मैं लेफ्ट की तरफ या फिर राइट की तरफ मूव करना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा, इसके लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट प्रेस करके रखिए और माउस का जो व्हील बटन है उसको प्रेस करिए और फिर लेफ्ट या फिर राइट ड्रैग करिए। ये सीन लेफ्ट या राइट मूव होगा। चलिए देखते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, इस क्यूब को बड़ा करना चाहता हूँ, इस क्यूब को मैं स्केल करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करूँगा, पहले तो जिस ऑब्जेक्ट को मुझे स्केल करना है उसको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से स्केल टूल पर आप क्लिक करिए। जैसे माउस रखेंगे आपको पता चल जाएगा स्केल टूल कौन सा है। अब मैं स्केल टूल को क्लिक करता हूँ। मान लीजिए इस क्यूब को मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस में बड़ा करना है। ये जो रेड वाला लाइन है इसके आखिरी छोर में क्यूब जैसा सिंबल है, उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और बाहर की तरफ ड्रा करूंगा, तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस में बड़ा होगा। ये देखिए जितना मुझे चाहिए मैं उतना बड़ा कर सकता हूँ। अगर छोटा करना है तो मुझे अंदर की तरफ माउस को मूव करना होगा और लेफ्ट बटन अभी प्रेस किया हुआ है, और जैसे मैं लेफ्ट बटन को रिलीज कर दूंगा माउस का, उस आकार में कन्फर्म होके रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे वाई एक्सिस में इसको बड़ा करना है, तो बहुत ही आसान है। ये जो वाई एक्सिस पर आखिरी छोर में क्यूब जैसा सिंबल है उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और फिर ऐसे बाहर की तरफ ड्रा करूंगा तो ये एक्सपांड होगा, अंदर की तरफ ड्रा करूंगा तो ये श्रिंक होगा, ठीक है। इस तरह हम लोग एक पर्टिकुलर एक्सिस में स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। उसी तरह जेड एक्सिस में अगर मुझे इसको बड़ा करना है, जेड एक्सिस के आखिरी छोर में जो क्यूब जैसा सिंबल है उसके ऊपर क्लिक करके मुझे बाहर की तरफ ड्रा करना होगा। अगर मैं इसको सिर्फ जेड एक्सिस में स्केल अप करना चाहता हूँ, अगर स्केल डाउन करना चाहता हूँ तो अंदर की तरफ माउस को मूव करना होगा, ठीक है। ओके ठीक है, चलिए अभी इस क्यूब को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए एक्स मैंने प्रेस किया, फिर एंटर, या फिर माउस से आप क्लिक कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर मैं एक डिफ़ॉल्ट क्यूब ऐड करता हूँ, शिफ्ट है, इससे मुझे ये पैनल एक मिलता है, ये मेनू एक मिलता है, यहाँ पर मैश, फिर क्यूब। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैंने अभी तक आप लोग को सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पर कैसे बड़ा करना है वो मैंने आपको समझाया। अब चलिए देखते हैं इस क्यूब को मुझे एक्स वाई और जेड इन तीनों एक्सिस पर एक साथ मुझे बड़ा करना है, तो वो मैं कैसे हासिल करूँगा। इसके लिए करना क्या होगा, ये देखिए ये जो सर्कल है, इस सर्कल पर किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं क्लिक कर सकता हूँ और माउस को ड्रा करूँगा। जैसे मैं माउस को ड्रा करता हूँ, ये देखिए ये बड़ा या छोटा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस में ये चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके, अब जब साइज मुझे चाहिए वो एक बार जब मिल जाए, उसके बाद में माउस का जो लेफ्ट बटन मैंने प्रेस करके रखा हुआ है उसको मैं रिलीज कर देता हूँ। ओके ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस में एक साथ इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये तो हो गया टूल के बारे में जानकारी। क्या कोई शॉर्टकट की है जिसका प्रयोग से हम लोग एक ऑब्जेक्ट का साइज को स्केल अप या फिर स्केल डाउन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल है। वो शॉर्टकट की है एस, सिर्फ एस। एस को प्रेस करना है। जैसे ही हम लोग एस को प्रेस करते हैं, ये देखिए जो हमारे पास एक स्केल अप स्केल डाउन के लिए स्केल का जो कंट्रोल था वो हट गया। अब यहाँ पर हमें एक कर्सर पॉइंट के साथ लिंक हुआ हुआ डबल हेड वाला एरो नज़र आ रहा है। इसका मतलब हम माउस को अगर मूव करेंगे, बाहर की तरफ अगर ड्रैग करेंगे तो ये बड़ा होगा, अंदर की तरफ अगर माउस को मूव करेंगे तो ये छोटा होगा। ये देखिए ये बड़ा हो रहा है, मैं माउस को बाहर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, और अंदर की तरफ जब मैं ड्रैग करता हूँ ये छोटा हो रहा है। जब मुझे मेरे रिक्वायरमेंट के अनुसार जो आकार चाहिए वो मिल गया, उसके बाद इसको कंफर्म करने के लिए माउस में मैं लेफ्ट बटन को प्रेस कर सकता हूँ, नहीं तो कीबोर्ड पर मैं एंटर की प्रेस कर सकता हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ इस क्यूब को 2 गुना बड़ा करूँ, तो इसका शॉर्टकट की क्या है, मैंने
कीबोर्ड पर एस प्रेस किया, फिर 2 प्रेस किया, इसका आकार 2 गुना बड़ा हो गया। अब कंफर्म करने के लिए मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखिए ये 2 गुना हो गया। अब मुझे इसको आधा करना है, आधा करने के लिए वही तरीका एस फिर 0.5 और ये देखिए आधा हो गया। इसको कंफर्म करने के लिए एंटर। नाइस। अब मैं चाहता हूँ शॉर्टकट की का प्रयोग करके सिर्फ इसको एक्स एक्सिस में बड़ा करूँ, वो भी 2 गुना। तो कैसे करूँगा, एस फिर एक्स फिर 2, ये देखिए ये सिर्फ एक्स एक्सिस में 2 गुना बड़ा हुआ। इसको कंफर्म करने के लिए एंटर। मैं चाहता हूँ इसको जेड एक्सिस में सिर्फ बड़ा करूँ, तो एस फिर जेड। चलिए इस बार हम लोग एक्स एक्सिस में इसको 3 बार बड़ा करते हैं, तो इस बार मैं प्रेस करूँगा 3। ये देखिए ये जेड एक्सिस में 3 बार बड़ा हो चुका है और इसको कंफर्म करने के लिए एंटर। अब ये जेड एक्सिस में 3 बार 3 गुना बड़ा हो चुका है। ठीक है, और एक टूल के बारे में जानते हैं, वो है रोटेट टूल। रोटेट टूल के बारे में जानने के लिए मैं इस क्यूब को पहले डिलीट कर लेता हूँ, एक्स फिर डिलीट। अब यहाँ पर और एक मैं क्यूब ऐड करता हूँ, शिफ्ट ए, शिफ्ट ए से मुझे ये मेनू मिल रहा है, फिर क्यूब। यहाँ पे देखिए रोटेट टूल है, इसको ऑन करते हैं। जैसे ही ऑन करता हूँ तो यहाँ पर हमें रोटेट के कंट्रोल्स मिल रहे हैं। यहाँ पर ये जो रेड कलर का सर्कल नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करके माउस को मूव करूँगा तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस में रोटेट होगा। अगर मुझे वाई एक्सिस में सिर्फ इसको रोटेट करना है तो ये जो ग्रीन कलर का एक सर्कल नज़र आ रहा है, उसके ऊपर मैं क्लिक करके अगर माउस को मूव करूँगा तो ये सिर्फ वाई एक्सिस में मूव होगा। उसी तरह अगर मैं ये जो ब्लू कलर का सर्कल नज़र आ रहा है, उसके ऊपर माउस को क्लिक करके अगर मूव करूँगा तो ये सिर्फ जेड एक्सिस में रोटेट होगा। ये देखिए मैंने रेड कलर के सर्कल के ऊपर क्लिक किया और इसको मूव कर रहा हूँ और ये सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से सिर्फ मुझे जेड एक्सिस में अगर इसको रोटेट करना है तो ये जो ब्लू कलर का सर्कल है उसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसको मैंने मूव किया। अब ये देखिए सिर्फ जेड एक्सिस में ये रोटेट हो रहा है। उसी तरीके से सिर्फ वाई एक्सिस में रोटेट करने के लिए ये जो ग्रीन कलर का सर्कल नज़र आ रहा है उसके ऊपर मैं माउस को क्लिक करूँगा और ऐसे मूव करूँगा तो ये सिर्फ वाई एक्सिस में रोटेट होगा। ठीक है, नाइस। इसका शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की है आर। जैसे मैं आर प्रेस करता हूँ ये देखिए कंट्रोल चेंज हो गया और एक्स वाई और जेड किसी भी एक्सिस पर इसको रोटेट करने के लिए माउस को मूव कर सकता हूँ। अगर मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं सिर्फ एक्स एक्सिस में इसको रोटेट करूँ तो आर फिर एक्स, ये सिर्फ अभी एक्स एक्सिस में ही रोटेट होगा। जब आप अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार जिस एंगल पे इसको सेट करना था वो सेट करने के बाद इसको कंफर्म करने के लिए कीबोर्ड पर एंटर प्रेस करें या फिर माउस पर लेफ्ट बटन प्रेस करें। ये देखिए ये कंफर्म हो गया। उसी तरीके से मुझे सिर्फ वाई एक्सिस में मूव करने के लिए, वाई एक्सिस में रोटेट करने के लिए शॉर्टकट की है आर फिर वाई और फिर जो एंगल चाहिए आप उस पर सेट करिए, फिर कंफर्म करने के लिए एंटर या फिर माउस के ऊपर लेफ्ट बटन क्लिक करिए। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे मूव टूल के बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर इस ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को बताया स्केल टूल के बारे में और रोटेट टूल के बारे में। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वो है ऑर्थोग्राफिक व्यू और पर्सपेक्टिव व्यू। ये क्या है चलिए जानते हैं। मैं एक नया सीन लॉन्च करता हूँ, इसके लिए फाइल फिर न्यू फिर जनरल। मुझे ये सीन अभी सेव करने की आवश्यकता नहीं है तो डोंट सेव। ये पर्सपेक्टिव व्यू क्या होता है और ये ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। पर्सपेक्टिव व्यू इंसान का व्यू होता है, मतलब हम लोग जैसे देखते हैं चीज़ों को, वो उस व्यू को पर्सपेक्टिव व्यू कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कभी आप रोड के ऊपर अगर खड़े हों तो आप याद करिए जो गाड़ी दूर से हमें नज़र आता है वो पहले बहुत छोटा नज़र आता है। जैसे जैसे नज़दीक आता है उसका आकार बड़ा होते जाता है और जैसे ही करीब आता है उसके एक्चुअल आकार में आता है। फिर जैसे जैसे हमसे दूर जाता है वो गाड़ी, उसका आकार छोटे होते हुए नजर आता है, राइट। असलियत में उस गाड़ी का आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो जो इंसान के नज़रिए से हमें नजर आता है वो ऐसा आता है कि जो ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा वो उतना छोटा आकार हमें नजर आएगा, राइट। तो इस प्रकार के व्यू को पर्सपेक्टिव व्यू कहते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस सीन में फिलहाल अभी एक क्यूब प्रेजेंट है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर और एक क्यूब ऐड करता हूँ, शिफ्ट ए, मैश फिर क्यूब। अब मैं क्या करूँगा, उस क्यूब को मूव करूँगा। मूव करने के लिए मैं मूव टूल का प्रयोग करूँगा। मूव टूल मैंने ऑन किया और फिर इसको मूव कर दिया। यहाँ पर ध्यान रखिए दोनों क्यूब का जो साइज है वो एग्जैक्ट है, वो सेम है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस क्यूब को दूर लेके जाता हूँ
ये देखिए, ये जैसे जैसे दूर जा रहा है इसका आकार छोटा हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये क्यूब यहाँ पे है सेम साइज का, लेकिन हमें ये क्यूब जो है वो छोटा नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, दोनों सेम साइज के हैं, लेकिन क्योंकि ये इस स्क्रीन से दूर है इसलिए हमें छोटा नज़र आ रहा है। इस प्रकार का जो ये व्यू है इसको पर्सपेक्टिव व्यू कहते हैं। इसका एक ऑपोजिट व्यू भी है, उस ऑपोजिट व्यू को कहते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू। ऑर्थोग्राफिक व्यू में कैसे जाते हैं? व्यू में चलिए, यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की है 5। ये अभी फिलहाल पर्सपेक्टिव व्यू में है। कैसे पता चलेगा? एक तो ऑब्जेक्ट दूर में है, छोटा नजर आया तो उससे ये पर्सपेक्टिव व्यू है, नहीं तो यहाँ पर ये बताता है कि ये जो सीन है अभी ये यूजर पर्सपेक्टिव व्यू में सेट है। अभी हम इसको ऑर्थोग्राफिक व्यू में देखते हैं। ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या है उसके बाद समझेंगे। उसके लिए शॉर्टकट की है 5। जैसे मैं कीबोर्ड पे 5 प्रेस करता हूँ, ये देखिए अभी ये ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। अब ये ऑर्थोग्राफिक व्यू है क्या? ऑर्थोग्राफिक व्यू वो व्यू होता है जिसमें ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी दूर में हो, उसका जो आकार है वही आकार वो अपीयर होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि पर्सपेक्टिव व्यू में ये क्यूब, ये जो दूसरा वाला क्यूब है वो बहुत दूर है इस क्यूब से, इसलिए उसका आकार छोटा आ रहा था पर्सपेक्टिव व्यू में। लेकिन जैसे हम लोगों ने यूजर ऑर्थोग्राफिक व्यू में आए, इस क्यूब का आकार जो है, इस क्यूब का आकार भी वही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच कितना भी डिस्टेंस हो, इन दोनों का आकार हमें सेम नजर आएगा। ऑर्थोग्राफिक व्यू ऐसा होता है। ऑर्थोग्राफिक व्यू से पर्सपेक्टिव व्यू में जाने के लिए शॉर्टकट की है 5। अब हम लोग पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव व्यू में है। ये देखिए, ये क्यूब हमें छोटा नजर आ रहा है जबकि इन दोनों का आकार सेम है। ठीक है, तो यूजर पर्सपेक्टिव व्यू, यूजर ऑर्थोग्राफिक व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग एडिटिंग करते हैं, जब हम लोग मॉडलिंग करते हैं, उस वक्त इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसको कितने व्यूज़ में हम लोग देख सकते हैं। तो मैं एक नया सीन लॉन्च करता हूँ, न्यू जनरल, फिर डोंट सेव। मुझे इसको सेव करने की आवश्यकता है नहीं। ये जो क्यूब है, इस क्यूब को हम लोग अभी जो देख रहे हैं इसको कहते हैं सॉलिड व्यू। ठीक है, ये जो व्यू है इसको कहते हैं सॉलिड व्यू। सॉलिड व्यू जैसा और एक व्यू है वो है वायर फ्रेम मोड। अब वो वायर फ्रेम मोड क्या है वो जानने के लिए चलिए उसको देखते हैं। उसका शॉर्टकट की है, पहले जेड प्रेस करिए तो हमें 4 विकल्प मिल रहे हैं और ये रहा वायर फ्रेम। वायर फ्रेम मोड जाने के लिए शॉर्टकट की है 4। तो वायर फ्रेम मोड, अब वायर फ्रेम मोड का फ़ायदा ये है कि उसके इस जो ये जो क्यूब है इसके ऊपर जो फेस है वो छिप गया है। आगे हम जब मॉडलिंग के बारे में जानेंगे इसको और गहराई से समझेंगे। वायर फ्रेम मोड की तरह और एक मोड है वो है मटेरियल प्रीव्यू। उसके लिए करना क्या होगा, शॉर्टकट की है जेड, फिर यहाँ पे देखिए मटेरियल प्रीव्यू। ये मटेरियल प्रीव्यू करता क्या है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने जो मटेरियल सेट किया हुआ है, यहाँ पे अभी वाइट मटेरियल सेट है, तो ये मटेरियल नज़र कैसे आएगा वो देखने के लिए ये मटेरियल प्रीव्यू है। अब चौथा जो व्यू है वो है रेंडर्ड व्यू। रेंडर्ड व्यू क्या है? जब हम इस ऑब्जेक्ट को रेंडर करेंगे तब कैसा दिखेगा वो जानने के लिए हम लोग रेंडर व्यू का यूज करते हैं। उसका शॉर्टकट की है जेड, फिर रेंडर। तो वापस हम लोग को सॉलिड मोड में जाने के लिए जेड, फिर सॉलिड। इसका शॉर्टकट की है 6। अभी मैंने जो आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट के 4 व्यूज़ बताए उसके बटन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये पहला वाला बटन है वायर फ्रेम मोड, दूसरा वाला है सॉलिड मोड, तीसरा वाला है मटेरियल प्रीव्यू मोड, चौथा वाला है रेंडर मोड। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है अभी ये सॉलिड व्यू में है और इस प्रकार के मोड को कहते हैं ऑब्जेक्ट मोड। ये संपूर्ण एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इसका सिर्फ शेप बड़ा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं या फिर मूव कर सकते हैं, लेकिन इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड जाना होगा। अब ये एडिट मोड कैसे जाते हैं? यहाँ से आप जा सकते हो। ये देखो, ये एडिट मोड है। जैसे मैं एडिट मोड सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा टूल्स मिल गए। ये टूल्स क्या हैं हम लोग आगे जाके चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप गौर करिए, ये जो क्यूब है अब इस क्यूब को मैं चेंज कर सकता हूँ। इसका जो शेप है वो मैं बदल सकता हूँ। कैसे बदल सकता हूँ? ये देखिए, मैं अभी इस पॉइंट्स को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं ऑब्जेक्ट मूव कैसे करते हैं बताया था आपको पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में, उसी तरीके से इन पॉइंट्स को मैं मूव कर सकता हूँ। इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर जो ये मूव टूल है इसको ऑन करूँगा। जैसे इसको ऑन करता हूँ ये देखिए मूव के कंट्रोल्स मिल रहे हैं और जिस एक्सिस में मुझे मूव करना है मैं उसको मूव कर सकता हूँ। जैसे एक्स एक्सिस में मैं इसको मूव कर सकता हूँ, जेड एक्सिस में इसको मूव कर सकता हूँ,
वाई एक्सिस में इसको मूव कर सकता हूँ। उसी तरीके से किसी भी पॉइंट को मैं सिलेक्ट करके मूव कर सकता हूँ, राइट। ओके, देखिए अब जब मैंने ये पॉइंट्स मूव किए, इससे इस क्यूब का शेप अभी बदल चुका है। देखिए ये क्यूब अभी कुछ इस प्रकार का हमें नज़र आ रहा है, राइट। ओके, यहाँ पे एक बात गौर करिए, ये जो क्यूब है, ये क्यूब दरअसल 16 पॉइंट्स को लेके बना हुआ है, राइट। हर 2 पॉइंट के बीच एक एड्ज है और हर 4 एड्ज के बीच ये एक फेस है, यानी कि वर्टेक्स पॉइंट है, एड्ज है और फेस है। जैसे हम लोग वर्टेक्स पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या हम लोग उसी तरीके से एड्ज को सिलेक्ट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। इसका विकल्प यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए 3 बटन्स हैं। इन तीनों बटन में से पहला जो बटन है वो है वर्टेक्स सिलेक्शन के लिए, यानी कि ये जो वर्टेक्स पॉइंट्स हैं इनको हम लोग सिलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे जो है उसके बीच वाला जो बटन है, ये वाला जो बटन है, ये है एज सिलेक्शन के लिए। अगर हम चाहते हैं कि वर्टेक्स नहीं पूरी की पूरी एज को सिलेक्ट करें, तब हम इस बटन को ऑन करते हैं। जैसे इस बटन को ऑन करेंगे, अब हम एज को सिलेक्ट कर पाएंगे। ये देखिए, अगर मुझे इस एज को मूव करना है तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ। बिल्कुल मूव टूल का प्रयोग करके मैं इसको जितना मूव करना है उतना मैं मूव कर सकता हूँ, या फिर स्विंग बैक कर सकता हूँ, ठीक है। किसी भी एक्सिस में मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ओके, नाइस। जैसे हम लोग इस एज को मूव कर पाते हैं, उसी तरीके से क्या हम लोग एज को रोटेट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। एज को सिलेक्ट करना है, फिर रोटेट टूल ऑन करना है, और फिर जिस एक्सिस में आपको इसको रोटेट करना है आप रोटेट करिए। ये देखिए मैं इसको वाई एक्सिस में अभी रोटेट किया, फिर एक्स एक्सिस में इसको रोटेट किया, फिर जेड एक्सिस में इसको रोटेट किया, ठीक है। उसके हिसाब से इसका शेप बदल रहा है। जैसे हम लोगों ने वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, एज को सिलेक्ट किया, क्या हम लोग फेस को सिलेक्ट कर पाएंगे, पूरी की पूरी फेस को? बिल्कुल हाँ। ये देखिए तीसरा बटन है फेस सिलेक्शन मोड के लिए। इस फेस को मैंने सिलेक्ट किया, फिर जिस फेस को मुझे सिलेक्ट करना है वहाँ पर मुझे क्लिक करना है, और फिर इसको मूव करने के लिए मूव टूल ऑन किया, और फिर ये देखिए ये पूरी की पूरी फेस मूव हो रहा है। उसी तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं हम लोग, देख रहे हैं, ठीक है। और जब जितना मॉडिफाई करना था मॉडिफाई कर लिए, उसके बाद इसको कंफर्म करने के लिए हमको जाना पड़ेगा एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड। एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड या फिर ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड जाने के लिए शॉर्टकट की है टैब। टैब दबाते ही हम लोग ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में आ जाएंगे, और फिर एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में वापस जा पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसका शेप कुछ इस प्रकार से बदल चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक टूल के बारे में जानेंगे, वो है एक्सट्रूड रीजन। ये एक्सट्रूड रीजन टूल करता क्या है? एक्सट्रूड टूल को समझने के लिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो पहले ऑब्जेक्ट मोड में चलते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे ऐसा एक क्यूब चाहिए जिसमें इस तरीके के 2 क्यूब जॉइंट हुआ हो। तो वो कैसे मिलेगा? एक तरीका ये है कि शिफ्ट ए मैश क्यूब, और फिर इसको मूव टूल से ऊपर ले लेना है, और फिर इन दोनों को जॉइंट कर लेना है। ये 4 स्टेप का काम हो गया, राइट। इसका अल्टरनेटिव ये है कि मैं सारे क्यूब को पहले डिलीट कर लेता हूँ, शिफ्ट ए मैश फिर क्यूब, फिर हम चलते हैं एडिट मोड में, और यहाँ से मैं टर्न ऑन करूँगा फेस सिलेक्शन मोड, फिर इस ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट करूँगा, और फिर हम लोग प्रयोग करेंगे एक्सट्रूड टूल का। इस टूल को क्लिक करना है। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं ये देखिए एक प्लस जैसा सिंबल आ रहा है, और इसको क्लिक करना है, और अब हम ड्रा करेंगे क्यूब का, वो हम लोग यहाँ पर खींच के छोड़ सकते हैं। जैसे माउस को छोड़ेंगे ये शेप वो ले लेगा। अब ये जो 2 क्यूब है, ये 2 क्यूब जॉइंट हुआ है। देखिए हमें वही रिजल्ट मिला, और सिर्फ 2 स्टेप का काम है। पहले एडिट मोड में गए, फेस सिलेक्शन किया, और फिर एक्सट्रूड कर दिया। जिस फेस पे मुझे एक्सट्रूड चाहिए उस फेस को सिलेक्ट करना है, और फिर माउस से इसको ड्रा कर देना है, ठीक है ना। कितना आसान ये। अब हम लोग और एक टूल के बारे में समझते हैं, वो है लूप कट टूल। एक्सट्रूड टूल से क्या हुआ था कि हम लोगों ने एक फेस को सिलेक्ट किया, उसको बाहर की तरफ खींचा, और हमें ऐसा एक परिणाम मिला कि जैसे 2 क्यूब जॉइंट हुए हों। अब हमें इसका ऑपोजिट चाहिए। अब मैं चाहता हूँ इस क्यूब को मैं आधा करूँ, जिससे
ये 2 क्यूब जॉइंट हुआ वो रिजल्ट मिले, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है, पहले तो डिसाइड करना है कि हमें वर्टिकली इसको डिवाइड करना है या हॉरिजॉन्टली। उसके बाद कर्सर रखिए, अगर आपको हॉरिजॉन्टली चाहिए तो आप जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके ऊपर माउस को रखेंगे तो इस तरीके का एक येलो कलर का लाइन दिखेगा। और अगर आप ऐसे डिवाइड करना चाहते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर माउस रखेंगे और आपको इस तरीके का एक येलो हाईलाइट दिखेगा, ठीक है। ओके, चलिए इसको आधा करते हैं। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। माउस को रखिए, क्लिक करिए, ये देखिए ये जो लाइन है वो ऐड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसने इस सिंगल क्यूब को दो दो क्यूब में बांट दिया, राइट। एक्सट्रूड में हम लोग क्या करते थे, खींच के ऐसे परिणाम हम हासिल करते थे जैसे 2 क्यूब जॉइंट हुआ हो। इसमें एक क्यूब को 2 हिस्सों में इसने बांट दिया। देखिए यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का लाइन बिट चुका है। अगर मैं वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में जाऊँ तो इन पॉइंट्स को मैं आराम से सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ठीक। तो एक्सट्रूड से हम लोग इसको और एक क्यूब ऐड करने जैसा परिणाम पाते हैं। लूप कट से हम लोग एक क्यूब को हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। इसको मुझे और डिवाइड करना है तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ। लूप कट को लेना है और यहाँ पे क्लिक किया और ये देखिए ये बैठ चुका है। लूप कट टूल कैसे ऐड करना है वो आप समझ गए। अब मान लीजिए मैंने लूप कट को यहाँ पे गलती से ऐड कर लिया या फिर यहाँ पे है और मैं चाहता हूँ ये इस तरफ रहे या फिर इस तरफ मुझे ऐड करना था, तो इसको मूव कैसे करूँगा। तो इसको मूव करने के लिए पहले तो इस एज को सिलेक्ट करना है, ये भी सिलेक्टेड है। फिर यहाँ पर एक टूल है एज स्लाइड टूल, इसको ऑन करना है और फिर आप ये जो येलो वाला बैलून जैसा चीज़ है इसको क्लिक करिए और मूव करिए और जहाँ पे इसको रखना है आप वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। चलिए और एक लूप कट लगा के देखते हैं। और याद रखिए जब भी आप लूप कट लगाएंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर पे ऐड होगा और इसको मूव करने के लिए एज स्लाइड टूल आप यूज़ करिए और फिर इसको मूव करिए और जहाँ पे इसको आपको चाहिए आप वहाँ पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अभी हम लोग अब तक जितना समझे हैं इसका प्रयोग करके एक हैमर क्रिएट करते हैं। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा हैमर हैमर क्रिएट करेंगे। तो मैं पहले ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, फिर इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर यहाँ पर एक क्यूब ऐड करता हूँ। शिफ्ट ए से ये मेनू मिलता है, फिर मेश, फिर क्यूब। अब मैं दोबारा से एडिट मोड में जाऊँगा और अब हम क्या करेंगे, एक लूप कट लगाएंगे और इसको स्लाइड कर देंगे थोड़ा सा और एक लूप कट लगाएंगे, इसको स्लाइड कर लेंगे और एक लूप कट लगाएंगे, इसको स्लाइड कर लेंगे और एक लूप कट लगाएंगे और इसको ऊपर की तरफ स्लाइड कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमें सेंटर पे फेस मिल गया। फेस सिलेक्शन मोड ऐड कर सिलेक्ट करिए, फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट करिए और फिर हमें करना है एक्सट्रूड। यहाँ से मैंने एक्सट्रूड टूल को ऑन किया और फिर बाहर की तरफ खींचा, जितना आपको शेप चाहिए उतना खींचिए और ये हमारा ऑब्जेक्ट मोड में वापस जाएंगे और ये देखिए हमारा सिंपल सा हैमर रेडी है, ठीक है। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, मैं वापस से ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ। इतना तमाम चीज़ करने के लिए हमें बहुत सारे लूप कट्स लगाने पड़े और लूप कट लगाने का मूल मकसद ये था कि सेंटर में एक हमें फेस मिल जाए जिसको हम लोग एक्सट्रूड कर लें। इसका एक आसान तरीका है। ये आसान तरीका क्या है, चलिए देखते हैं। मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। हम लोग यहाँ पर एक क्यूब ऐड करेंगे, शिफ्ट है, यहाँ इससे ये मेनू मिलता है, फिर मैश से हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्यूब। ये क्यूब आ गया। एडिट मोड में जाएंगे, एडिट मोड में जाने के लिए शॉर्टकट की है टैब और सेंटर में हमें एक फेस क्रिएट करना है, जिसकी वजह से हम लोगों ने प्रीवियस बार क्या किया था, बहुत सारे लूप कट्स लगाए थे। इस बार हम लोग सेंटर में फेस क्रिएट करने के लिए इनसेट फेस बोल के एक टूल है उसका प्रयोग करेंगे। तो पहले डिसाइड करना है कौन से फेस पे आपको फेस क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से फेस सिलेक्शन मोड ऑन कर दिया, फेस को सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए इनसेट फेस एक टूल है, इसको ऑन करना है। इसको ऑन करने के बाद ये जो बैलून जैसा सिंबल है उसके ऊपर क्लिक करिए, अंदर की तरफ इसको खींचिए। जैसे ही खींचेंगे ये देखिए हमें सिर्फ एक ही क्लिक में अंदर में एक फेस मिल गया। जितना फेस का साइज आपको चाहिए वो सिलेक्ट करिए। अभी ये देखिए ये फेस हमारे सेंटर में एक बन चुका है। अब इस फेस को हमें एक्सट्रूड करना है, तो यहाँ से एक्सट्रूड टूल मैंने ऑन किया
और सिर्फ देखिए, सिर्फ 2 ही क्लिक में हमारा हैमर तैयार है। ठीक है, नाइस। उन तमाम जानकारियों का प्रयोग करके चलिए एक चेयर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे एडिट मोड में, फिर हम इसको स्केल डाउन करेंगे एस, फिर जेड, सिर्फ जेड एक्सिस में स्केल डाउन करेंगे, राइट। और चेयर का बैक पोर्शन बनाने के लिए एक लूप कट लगाएंगे। इस लूप कट को थोड़ा उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। फिर इस लूप कट को स्लाइड करेंगे और एक लूप कट लगाएंगे इस तरफ, और एक लूप कट लगाएंगे इस तरफ, ठीक है। अब बैक पोर्शन को एक्सट्रूड करेंगे, ये जो फेस है, तो यहाँ से फेस सिलेक्शन मोड ऑन कर देंगे और फिर ये फेस, फिर शिफ्ट दबा के ये दोनों फेस सिलेक्ट करेंगे और ये तीनों फेस को एक्सट्रूड कर देंगे। हैंडल की बारी, तो इस फेस को और इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, इसको करेंगे एक्सट्रूड, राइट। उसी तरीके से इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर करेंगे एक्सट्रूड, ठीक है। अब बारी है पैर की। नीचे की तरफ देखने के लिए माउस का जो मिडिल बटन है उसको प्रेस करके रखिए और फिर माउस को मूव करिए। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ पैर को एक्सट्रूड करेंगे, तो इसके लिए फेस सिलेक्शन मोड ऑन किया, फिर इस फेस को सिलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस करके बाकी सारे फेस को सिलेक्ट कर लिया। ये एक्सट्रूड टूल अभी ऑन है, अब इसको सिर्फ एक्सट्रूड करना है, ठीक है, नाइस। ये देखिए, ये बढ़िया सा चेहरा हमारा तैयार है। अब इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाके देखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए एक नया सीन लॉन्च करते हैं, न्यू, फिर जनरल। इसको मुझे सेव करने की आवश्यकता नहीं है, तो डोंट सेव, ठीक है। तो अभी चलिए देखते हैं कि इस क्यूब के ऊपर कलर कैसे अप्लाई करते हैं। तो उससे पहले मैं क्या काम करूँगा, पहले तो ये देखेंगे कि कैमरे के पर्सपेक्टिव से ये क्यूब दिख कैसे रहा है। तो इसके लिए मैं और एक पैनल ओपन कर लूँगा, और पैनल कैसे ओपन करते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे माउस रखिए, जो पॉइंटर कर्सर है वो ऐसे प्लस सिंबल में बदल जाएगा, फिर क्लिक करिए, फिर ड्रैग करिए, तो और एक पैनल खुल जाएगा। यहाँ पर हम लोग एडिट वगैरह करेंगे और इसमें कैमरे के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो व्यू में चलेंगे, फिर यहाँ से कैमरास, फिर एक्टिव कैमरा, ओके नाइस। यहाँ पर ये जो ग्रिड नज़र आ रहा है इसको छुपा देंगे। इसको छुपाने के लिए ये रहा बटन, ये छुप गया। और अभी ये सॉलिड मोड में है, सॉलिड मोड से हम लोग चल जाएंगे रेंडर्ड मोड में, ठीक है, नाइस। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक प्लेन ऐड कर लेंगे सिर्फ रेफरेंस के लिए, ताकि ये कैसे दिख रहा है वो देखेंगे। शिफ्ट ए, मैश, फिर प्लेन, इसको 10 गुना बड़ा कर देते हैं, एस, फिर 10, फिर एंटर कंफर्म करने के लिए, और इसको नीचे की तरफ मूव कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि ये जो मटेरियल है ये हमें वाइट नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों नज़र आ रहा है? ऐसा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक डिफ़ॉल्ट कलर ऑलरेडी सेट है। कलर को कहते हैं मटेरियल, यानी कि इस क्यूब के ऊपर एक वाइट मटेरियल बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देखिए, ये जो प्रॉपर्टीज पैनल है इसके यहाँ पर एक मटेरियल बटन है, ये सीडी जैसा सिंबल है, ये मटेरियल बटन है, इसको क्लिक कर, ये देखिए हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस क्यूब के ऊपर जो मटेरियल डिफ़ॉल्ट अप्लाइड है वो हमें दिख रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल BSDF सरफेस मटेरियल अप्लाइड है। इसका वाइट कलर को चेंज करने के लिए हमें करना क्या होगा, ये देखिए प्रिंसिपल BSDF में बेस कलर है। बेस कलर को देख के हम जान सकते हैं कि यहाँ पर वाइट कलर बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाइड है।
इस कलर को बदलने के लिए क्या करना होगा, हमें इसे वाइट से डिजायर्ड कलर पर सेट करना होगा। वो कैसे करेंगे, ये जो वाइट बॉक्स दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करिए तो हमें कलर सिलेक्शन के लिए एक ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर जो कलर आपको चाहिए वहाँ पर आप इसको लेके सेट करिए। देखिए मैंने अभी इसको ग्रीन के ऊपर सेट कर लिया और ये देखिए ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ग्रीन कलर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, नाइस। जो कलर आपको चाहिए आप वो कलर यहाँ पर सिलेक्ट करके सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको रेड में चाहिए तो आप इसको रेड में लेके रख लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कलर अप्लाई करते हैं। क्या ऐसा संभव है, किसी भी एक क्यूब, जैसे इस क्यूब में 6 फेसेस हैं, हर फेस में एक अलग कलर सेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस क्यूब के ऊपर अलग अलग कलर कैसे सेट करेंगे। यहाँ पर याद रखिए ये जो क्यूब है इस क्यूब पर एक डिफ़ॉल्ट मटेरियल ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर हम लोग इस डिफ़ॉल्ट मटेरियल का जो कलर है इसको अगर चेंज करेंगे तो ये होल क्यूब के ऊपर अप्लाई हो रहा है। हम क्या चाहते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर फेस के ऊपर एक कलर सेट करें। तो कैसे करेंगे, तो पहले एडिट मोड में जाएंगे, फिर यहाँ से फेस सिलेक्शन मोड ऑन करेंगे और जिस पर्टिकुलर फेस के ऊपर मुझे कलर चाहिए, मुझे इस फेस के ऊपर रेड कलर चाहिए तो मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से और एक मटेरियल ऐड किया, और एक मटेरियल मैंने ऐड किया, फिर इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर रेड रखता हूँ। और फिर यहाँ से प्रिंसिपल्ड BSDF से कलर को चेंज करेंगे रेड में और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे असाइन। ये देखिए ये रेड कलर असाइन हो गया। उसी तरह ये जो टॉप का फेस है मैं उस पर ब्लू सेट करना चाहता हूँ, तो मैं पहले फेस को सिलेक्ट करूँगा और एक मटेरियल ऐड करूँगा, न्यू पर क्लिक करूँगा, फिर इसका नाम सेट करूँगा। नाम ऑप्शनल है, आप चाहो तो रखो नहीं तो मत रखो, ब्लू। फिर यहाँ से कलर जो डिजायर्ड कलर है वो सेट करेंगे, चलिए ब्लू रखते हैं और फिर असाइन करना है। जब तक हम लोग असाइन नहीं करेंगे ये कलर असाइन नहीं होगा। ठीक है, फिर असाइन, ये देखिए इसका कलर ब्लू हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इंडिविजुअल फेसेस पर इंडिविजुअल मटेरियल और कलर सेट कर सकते हैं। कैसे टेक्सचर अप्लाई किया जाता है, ये टेक्सचर क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए मैंने एक चेयर बनाया हुआ है ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर और मैं चाहता हूँ उसके ऊपर लकड़ी का कलर दिखे, लकड़ी का टेक्सचर दिखे। ठीक है, तो वो कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके ऊपर ये ट्यूटोरियल है। तो पहले फाइल पे चलेंगे, न्यू सीन एक लॉन्च करेंगे, डोंट सेव, मुझे सेव करने की आवश्यकता नहीं था इसलिए मैंने सेव नहीं किया। ये एक क्यूब है, चलिए इस क्यूब के ऊपर लकड़ी का टेक्सचर, लकड़ी का कलर कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। तो आपको करना क्या होगा, गूगल पे जाना होगा, फ्री वुड टेक्सचर सर्च करना होगा, बहुत सारे वुड टेक्सचर आपको मिल जाएंगे और ये सिंपल से इमेज फाइल होते हैं, इनको सेव करना है। मिसाल के तौर पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास जो टेक्सचर है ये वुड टेक्सचर है, ये लकड़ी का टेक्सचर है। ठीक है, इस तरीके के टेक्सचर हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं और ये सिंपल सा इमेज फाइल है और मैंने गूगल से इसको डाउनलोड किया हुआ है और ये फ्री फाइल है। मैं आप लोग को इसलिए गूगल में जाके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक मुझे मिल सकता है, जिसकी वजह से मेरा चैनल सस्पेंड हो सकता है। लेकिन आप फ्री में गूगल में सर्च करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उस वुड टेक्सचर को इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है। तो पहले और एक पैनल में ओपन कर लेता हूँ, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा हूँ कि कैसे ऐसे दूसरा पैनल ओपन करते हैं। दोनों के बीच, इस गैप के बीच आपका माउस का पॉइंटर रखिए, वो पॉइंटर ऐसे प्लस में बदल जाएगा, फिर ड्रैग एंड फिर क्लिक करिए और फिर ड्रैग कर दीजिए और एक पैनल खुल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ कैमरा पर्सपेक्टिव सेट करेंगे, इस ग्रिड को छुपाने के लिए ये रहा बटन, फिर इसको रेंडर मोड ऑन कर देंगे, एक प्लेन ऐड कर लेंगे ताकि रेफरेंस अच्छा मिले, मैश फिर प्लेन, इसको 10 गुना बड़ा करते हैं, एस फिर 10, एंटर कंफर्मेशन के लिए, फिर मूव टूल, फिर प्लेन को हल्का सा ऊपर लीजिए, जस्ट जैसे टच करे। ठीक है, अब चलिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वुड टेक्सचर कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले प्लेन का कलर सेट कर लेते हैं। मटेरियल के अंदर जाएंगे, फिर न्यू, फिर इसका कलर चलिए ये सेट कर लेते हैं। ओके, अब चलिए
इस क्यूब के ऊपर वुड टेक्सचर सेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इस क्यूब को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मटेरियल एक ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पर ये जो बेस कलर है, बेस कलर हम लोग क्या करते थे, बेस कलर में जाके इसका कलर चेंज करते थे, जिससे क्यूब के ऊपर दूसरा कलर बैठता था। अब इस बार क्या करेंगे, ये जो येलो कलर का बटन है बेस कलर के बगल में, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इमेज टेक्सचर। जैसे मैं इमेज टेक्सचर सिलेक्ट किया, यहाँ पर इमेज ऐड करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है। तो ओपन, फिर चलेंगे जहाँ पे इमेज फाइल है वहाँ पर चलिए, ये रहा वुड टेक्सचर मेरा, फिर ओपन इमेज। ये देखिए जैसे ही मैंने अप्लाई किया, यहाँ पर ये देखिए वुड टेक्सचर इस क्यूब के ऊपर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक लेवल पे है। अभी इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस हम कर सकते हैं, इसको और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अभी बेसिक लेवल में स्टार्टिंग करने के लिए इतना काफ़ी है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरीके से टेक्सचर अप्लाई करते हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कि एनिमेशन कैसे ब्लेंडर के अंदर तैयार किया जाता है, ये एनिमेशन होता क्या है और एनिमेशन को करते कैसे हैं। दोस्तों, किसी भी स्टैटिक ऑब्जेक्ट को मोशन देना एनिमेशन है। अगर मैं चाहता हूँ एक ऐसा रिजल्ट जिसमें ये क्यूब एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, एनिमेशन। कोई 3D ऑब्जेक्ट है, उसको एक जगह से दूसरी जगह रोटेट होना है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, वो एनिमेशन है। एक 3D मॉडल है, एक 3D मॉडल इंसान का है, मैं चाहता हूँ उसका हाथ मूव करे, उसका लिप मूव करे, उसके आँख बंद हो खुले, और वो एक जगह से दूसरी जगह चल के जाए, ये तमाम चीज़ें एनिमेशन है। एनिमेशन को समझने का सबसे बेहतर तरीका है प्रैक्टिस करना और छोटे-छोटे एनिमेशन से शुरुआत करना। यहाँ पे देखिए इस स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही सिंपल सा एनिमेशन है। इस एनिमेशन में हो क्या रहा है, एक क्यूब सिर्फ एक्स एक्सिस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है। इस तरीके की रिजल्ट कैसे हासिल करते हैं ब्लेंडर के अंदर, चलिए देखते हैं। फ्रंट व्यू में जाएंगे, फ्रंट व्यू में जाने के लिए शॉर्टकट की है 1, और ये अभी नीचे की तरफ है, इसको जस्ट एक्स एक्सिस के ऊपर रखेंगे तो मूव टूल लेंगे। यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिख रहा होगा, 1, 10, 20, 30 ऐसे होके 250। ये 250 तक डिफ़ॉल्ट एक रेंज है। ये कौन सा रेंज है, ये है फ्रेम रेंज। ये 250 तक फ्रेम है। आम तौर पे हम लोग जो वीडियो प्ले देखते हैं वो 30 फ्रेम पर सेकंड में चलता है, यानी कि एक सेकंड में 30 फ्रेम्स रन होते हैं। ठीक है, तो आपने ये फ्रेम पर सेकंड का कॉन्सेप्ट पहले से सुना होगा। तो यहाँ पे ये जो डिफ़ॉल्ट फ्रेम रेंज है, ये 1 से लेके 250 तक है। इसको हम चाहें तो 1 से 2 फ्रेम भी रख सकते हैं, 101 से लेके 1000 फ्रेम तक रख सकते हैं, 1 से लेके 10,000, जितना अपना रिक्वायरमेंट है उतना फ्रेम हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये 1 से लेके 250 तक फ्रेम रेंज क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर जो फ्रेम रेंज सेट करने के लिए ऑप्शन है, वहाँ पे ये जो स्टार्टिंग फ्रेम है 1 और एंडिंग फ्रेम है 250। अगर मैं इसको चेंज करके 50 फ्रेम कर दूंगा, तो ये देखिए ये अपना जो रेंज है अब छोटा होकर 1 से लेके 50 फ्रेम तक ये हो गया। तो ये अपना डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसके हिसाब से कितना ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट बनाना है, ये फ्रेम रेंज सेट किया जाता है। आमतौर पे ब्लेंडर में 250 फ्रेम तक डिफ़ॉल्ट फ्रेम रेंज सेट रहता है। ज़रूरत के हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये पहला फ्रेम है, ये जो आपको ब्लू कलर का ये जो डंडी दिख रहा है, ये प्ले हेड है। ये प्ले हेड अब कौन से फ्रेम पे है, ये अभी 1 फ्रेम पे है। कैसे पता चलेगा? पहला तो चीज़, अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो प्ले हेड के अंदर एक नंबर दिख रहा है वो है 1, यानी कि ये अभी फर्स्ट फ्रेम पे है। यहाँ पर करंट फ्रेम का जो नंबर है वो यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको 50 पे ले जाऊँगा और फिर एंटर प्रेस करूँगा, ये देखिए अभी ये 50 फ्रेम पर आ गया। यानी कि ये जो फ्रेम रेंज है, हम लोगों को एनिमेशन इसी फ्रेम रेंज के ऊपर सेट करना होगा। तो अपना डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग फ्रेम रेंज जो है वो है 1। कभी-कभी ऐसे रिक्वायरमेंट भी आएँगे कि आपका जो एनिमेशन है वो 10 फ्रेम से शुरू हो, 20 फ्रेम से शुरू हो, वो बात की बात है, ठीक है? लेकिन जो डिज़ायर्ड फ्रेम रेंज है हम लोग वो भी सेट कर सकते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं कि पहले फ्रेम पे ये जो क्यूब है इस लोकेशन में रहे। इसका मतलब इस क्यूब का जो अभी लोकेशन है, पहले फ्रेम पे हम लोगों को लॉक करना होगा। इ जिसको
इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में, जिसको ब्लेंडर की दुनिया में कहते हैं की फ्रेमिंग। की सेट करना होगा, यानी कि पहले फ्रेम पर इस क्यूब का जो लोकेशन है उसको हमें की सेट करना होगा। वो कैसे करते हैं? तो पहले हमें चलना होगा इस क्यूब का जो लोकेशन, इस क्यूब का जो एक्स वाई जेड वैल्यू है उसको हमें लॉक करना होगा। वो कैसे करना होगा? यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एरो जैसा सिंबल है, उसको क्लिक करिए। तो यहाँ पे हमें लोकेशन का डाटा मिल रहा है। ये अभी एक्स एक्सिस में 0 पे है, वाई एक्सिस में 0 पे है और जेड एक्सिस में 0.97985 मीटर पे है। ठीक है। अब इसका जो यूनिट है मीटर, उसको फिलहाल इग्नोर करिए, लेकिन अभी ये जो वैल्यूज है इस क्यूब का वो ये है। हमें करना क्या होगा? इसको लॉक करना होगा, इसको की फ्रेम करना होगा। कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। माउस को इसके ऊपर रखिए और कीबोर्ड पे प्रेस करिए आई। जैसे ही मैं आई प्रेस करता हूँ, ये देखिए ये येलो हो गया। इसका मतलब ये जो लोकेशन है क्यूब का एक्स वाई और जेड, ये लॉक हो चुका है, ये की फ्रेम हो चुका है। अगर आप अभी प्ले लाइन को देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा कि फर्स्ट फ्रेम पर एक डायमंड जैसा सिंबल अपीयर हो रहा है। इसका मतलब इस क्यूब का जो लोकेशन है इस फर्स्ट फ्रेम पर ये सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? 40 फ्रेम पर चलेंगे। पहले प्ले आउट को 40 फ्रेम पर लेके चलिए, इसे ड्रैग करके क्लिक करके ड्रैग करके लेके जाइए और फिर इसका लोकेशन चेंज करिए, जो लोकेशन आपको चाहिए। मैं चाहता हूँ 40 नंबर फ्रेम पर ये मूव होके इस पोजीशन तक आए। ठीक है। अब बारी है इस पोजीशन को लॉक करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने माउस रखा, फिर मैंने आई प्रेस कर दिया। यहाँ पर देखिए ये क्यूब, यहाँ पर देखिए प्ले हेड पे भी एक डायमंड शेप आ गया। इसका मतलब 40 नंबर फ्रेम पे इसका लोकेशन, क्यूब का लोकेशन की फ्रेम हो चुका है। तो 0 से लेके 40 तक ये जो मूवमेंट है, ये ब्लेंडर सॉफ्टवेयर हमें ऐसा एक इल्यूजन देगा कि ये जो क्यूब है वो इस जगह से इस जगह तक मूव हो रहा है। चलिए देखते हैं। प्ले हेड को फर्स्ट फ्रेम पर लेके चलेंगे। फर्स्ट फ्रेम पे लेके जाने के लिए एक तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग करके लेके जा सकते हैं, अदरवाइज ये जो पहला बटन है जंप टू एंड पॉइंट है, जंप टू फर्स्ट पॉइंट है, वो आपको लेके चला जाएगा। ठीक है। ओके, चलिए अभी प्ले करते हैं। ये जो बटन है ये फॉरवर्ड प्ले के लिए है और ये जो बटन है ये बैकवर्ड प्ले के लिए है। ये देखिए कितना बढ़िया स्मूथ एनिमेशन हमें मिल रहा है। देख रहे हैं? ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, ये जो 40 नंबर फ्रेम पे अभी पहुंचा, दोबारा से 80 नंबर फ्रेम पर ये इस जगह को वापस आए। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले प्ले हेड को 80 फ्रेम पे रखेंगे। सेकंड स्टेप, जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को उस पोजीशन पे लेके आएंगे। ये रहा ये पोजीशन। फिर इस पोजीशन को हम लोग लॉक करेंगे। प्रेस कर दीजिए आई और ये पोजीशन अब लॉक हो गया। ठीक है। चलिए दोबारा से प्ले करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रेम पे जाने के लिए ये रहा बटन, इसको क्लिक करिए, फिर प्ले। देखा? बहुत बढ़िया एनिमेशन मिला। ये इस जगह पे गया, फिर वापस इस जगह पे ये आया। तो एनिमेशन ऐसे किया जाता है। अब हम क्या चाहते हैं, ये लूप कंटिन्यू रहे। तो एक तो तरीका है कि पहले कौन सा फ्रेम पे ये किस पोजीशन पे जाना है वो डिसाइड करना है। इस बार मैं चाहता हूँ 120 फ्रेम पे ये इस पोजीशन पे है। एक तरीका है कि मैं इसको ड्रैग करके लेके जाऊँ, या फिर 40 नंबर फ्रेम पे ये इसी पोजीशन पे था। तो इसी की फ्रेम को अगर मैं कॉपी कर लूँगा तो वो मेरा मेहनत बच जाएगा। पहले क्यूब को सिलेक्ट करो, फिर सिर्फ इसी की फ्रेम को सिलेक्ट करो। अब इस की फ्रेम को मैं कॉपी करके अगर यहाँ पे लेके आ जाऊँगा तो मुझे इसको यहाँ पर मूव करके इस लोकेशन को की फ्रेम करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि 40 नंबर फ्रेम पे जो की फ्रेम है वही रिजल्ट हम लोग 120 फ्रेम पे चाहते हैं। तो मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा। इसको कॉपी करने के लिए मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया, फिर शॉर्टकट की है शिफ्ट डी से ये कॉपी हो चुका है। अब माउस से खींचिए और इस की फ्रेम को 120 नंबर फ्रेम पर रख दीजिए। ठीक है। अब चलिए फर्स्ट फ्रेम पे चलते हैं और इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखिए ये आया, ये गया और ये दोबारा से वहाँ पे गया। ठीक है। 40 नंबर फ्रेम पे जो एनिमेशन था हम लोगों ने उसको मैन्युअली बनाने के बजाय हम लोगों ने कॉपी उसका डुप्लीकेट की फ्रेम यहाँ पे 120 पे सेट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ 160 नंबर फ्रेम पे ये यहाँ तक आए। तो एक तो तरीका है ड्रैग करके इस लोकेशन को लॉक करना है उस फ्रेम पे, या फिर उस फ्रेम पे ये जो 80 फ्रेम पर जो की फ्रेम है उसी को मैं कॉपी कर दूँ। तो चलिए 160 नंबर फ्रेम पे लेके मैं प्ले हेड को गया और फिर
मैंने 80 फ्रेम पे जो एनिमेशन है, जो की फ्रेम है, मैंने उसको सिलेक्ट किया, फिर इसको शिफ्ट डी किया और फिर मैं इसको कॉपी करके ले आया। ठीक है, चलिए अब स्टार्टिंग से प्ले करके देखते हैं। ये देख रहे हैं, बढ़िया सा एनिमेशन मिल रहा है। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने ये देखा कि कैसे सिर्फ ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। इस बार हम लोग चलिए देखते हैं कैसे ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जाता है एनिमेशन में। एनिमेशन में रोटेट करने के लिए पहला चीज़ है, तो पहला स्टार्टिंग जो फ्रेम रेंज है वो डिसाइड करना होगा। फिर उसका पहला स्टार्टिंग रोटेशन एंगल को लॉक करना होगा, की फ्रेम करना होगा। फिर फाइनल फ्रेम रेंज को डिसाइड करना होगा, वहाँ पे लेके प्ले हेड को रखना होगा। फिर फाइनल जो रोटेशन एंगल है वो सेट करना होगा, उसको की फ्रेम करना होगा और फिर प्ले करना होगा। एनिमेशन हो गया। तो हमारे इस एग्जाम्पल में हम क्या चाहते हैं, ये जब ऐसे मूव करके इस पोजीशन पे आए, 160 फ्रेम रेंज पे आए, 180 फ्रेम रेंज तक ये एक रोटेशन कंप्लीट करे। 160 फ्रेम रेंज से लेके 180 फ्रेम रेंज तक ये एक रोटेशन कंप्लीट करे। तो वो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो पहले 160 फ्रेम रेंज पर ये है अभी। अब 160 रेंज का रेंज जो है ये हमारे रोटेशन एनिमेशन के लिए स्टार्टिंग फ्रेम रेंज है। तो अभी इस ऑब्जेक्ट का जो रोटेशन एंगल है इसको की फ्रेम करेंगे। तो प्ले हेड 160 पे है, रोटेशन को लॉक करेंगे। रोटेशन को लॉक करने के लिए मैंने माउस पॉइंटर को रोटेशन सेक्शन में रखा, फिर कीबोर्ड पे आई प्रेस कर दिया। ये देखिए ये येलो हो चुका है और यहाँ पर भी ये की फ्रेम एक बैठ चुका है। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टार्टिंग रोटेशन एंगल। अब हम डिसाइड करेंगे फाइनल रेंज। मेरा फाइनल रेंज है 180 फ्रेम और यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ वाई एक्सिस में 360 डिग्री घुमाना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, रोटेशन टूल ऑन करूँगा और इसको रोटेट करता हूँ, कुछ रैंडम से रोटेट करता हूँ। ठीक है, और इस पोजीशन को मैं लॉक कर देता हूँ आई। ये देखिए की फ्रेम यहाँ पर भी एक बैठ गया। अब जब मैं इसको प्ले करता हूँ 160 फ्रेम से लेके, ये देखिए ये घूम रहा है। ठीक है, तो रोटेशन हम लोग ऐसे रोटेशन एनिमेशन ऐसे हासिल कर सकते हैं। चलिए इसको पूरा एक बार देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मैं क्या चाहता हूँ 180 फ्रेम पर ये जब ऐसे गोल घूम के रहे, उसके बाद इसका आकार बड़ा हो फिर छोटा हो। तो कैसे करेंगे, पहले स्टार्टिंग फ्रेम रेंज है मेरा इस एनिमेशन के लिए 180 फ्रेम। यहाँ पे मैं किस चीज़ को की फ्रेम करूँगा, इस बार मैं की फ्रेम करूँगा इसका साइज यानी कि स्केल। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पॉइंटर रखूँगा और फिर कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा आई। इससे देखिए पूरा येलो बैठ गया, इसका मतलब की फ्रेम बैठ चुका है 180 फ्रेम पर। 200 फ्रेम पर मैं चाहता हूँ इसका जो आकार है वो ट्वाइस हो जाए। तो 200 पे मैंने प्ले हेड को रखा, फिर यहाँ पर x का वैल्यू 2 कर दिया, y का वैल्यू 2 कर दिया और फिर z का वैल्यू 2 कर दिया, 2 गुना बड़ा कर दिया। अब की फ्रेम बिठाने के लिए प्रेस करूँगा आई। ये देखिए ये की फ्रेम बैठ चुका है 200 पे। अब 220 पे जब जाए ये वापस श्रिंक हो जाए, अपने साइज पे आ जाए। तो मैं 220 पे रखूँगा प्ले हेड को और फिर इन वैल्यूज़ को 1 कर दूंगा। ठीक है, और इसको अभी की फ्रेम करना है। की फ्रेम करने के लिए आई। चलिए 180 से प्ले करके देखते हैं कैसे दिखता है। देखा, साइज बड़ा हुआ और छोटा हो गया। चलिए पूरा एनिमेशन को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से एनिमेशन किया जाता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि एनिमेशन के बेसिक जो बातें हैं वो क्या है। तो हम लोग इस तरीके से ना सिर्फ लोकेशन, रोटेशन और स्केल को एनिमेट करते हैं, हम लोग कलर एनिमेट कर सकते हैं, हम लोग लगभग हर चीज़ को एनिमेट कर सकते हैं ब्लेंडर के अंदर। वो तमाम एडवांस टॉपिक है, उसको बाद में कवर करेंगे, लेकिन आप फिलहाल इतना जितना अभी तक आपको बताया है इसको प्रैक्टिस करिए।